हेलो बच्चों। आइए आज की इस क्लास में हम काव्य बोध के रिक्त स्थान हल करेंगे जो क्लास 9th 10th 11th 12th सभी के लिए जरूरी है। ये आपका जो चैप्टर है काव्य बोध, इसमें जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पिछली वाली जो वीडियो है उसमें हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चन हल कर लिए थे। अब इसमें हम रिक्त स्थान हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब बिना देरी के वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छी कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, काव्य के भेद खालिस्तान होते हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से काव्य के कितने भेद होते हैं। तो हम जानते हैं काव्य दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो श्रव्य काव्य, एक दृश्य काव्य। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? दो। के काव्य के भेद कितने होते हैं? दो होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, रमणीयायत प्रतिपादकम शब्द काव्यम खालिस्तान ने कहा है। तो यह काव्य किस, मतलब जो बात है काव्य के संबंध में, जो परिभाषा है काव्य की, ये किसने दी है? जगन्नाथ ने दी है या विश्वनाथ ने दी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जगन्नाथ। क्योंकि काव्य के संबंध में जगन्नाथ ने कहा था कि रमणीयायत प्रतिपादकम शब्दम काव्यम, रमणीयात प्रतिपादकम शब्दम काव्यम। ये किसने कहा था? जगन्नाथ ने। आचार्य विश्वनाथ ने जो कहा था कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, तो आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा था? रसात्मक वाक्यम काव्यम। तो इसका जो आंसर है अपना वो हो जाएगा जगन्नाथ। तो जो दूसरा क्वेश्चन है इसका जो आंसर है क्या है? जगन्नाथ। आइए अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र खाली स्थान है, तो कुरुक्षेत्र खंड काव्य है या महाकाव्य? तो आपको बताना है जो कुरुक्षेत्र है वो खंड काव्य है या महाकाव्य। तो हम जानते हैं कि जो कुरुक्षेत्र है वो एक क्या है? महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य है। तो जो कुरुक्षेत्र है वो एक महाकाव्य है। और खंड काव्य क्या होता है? ऐसा काव्य जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन का किसी एक खंड का वर्णन हो, उसको हम खंड काव्य कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाकाव्य में खालिस्तान सर्ग होते हैं, तो महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? तो आप जानते हैं महाकाव्य में 4 होते हैं या 8, आप बताइए। तो इसका आंसर अपना होगा 8। तो महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? 8 सर्ग होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अपना 8 हो जाएगा। तो महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? 8 सर्ग होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, मुक्तक काव्य खालिस्तान होता है, तो मुक्तक काव्य क्या होता है? स्वतंत्र होता है या क्रमबद्ध होता है? तो हमें पता है कि जो मुक्तक काव्य होते हैं उसमें एक जो छंद होता है वो दूसरे छंद से स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है, इसलिए उसको मुक्तक काव्य कहते हैं। ऐसा काव्य जिसमें प्रत्येक छंद एक दूसरे से मुक्त हो। क्या हो? प्रत्येक छंद एक दूसरे से कैसा हो? मुक्त हो, तो उसको हम मुक्तक काव्य कहते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है जो मुक्तक काव्य है वो कैसा है? स्वतंत्र होता है या क्रमबद्ध? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा स्वतंत्र। तो मुक्तक काव्य कैसा होता है? एक स्वतंत्र काव्य होता है। तो जो इसका आंसर है वो क्या हो गया है? स्वतंत्र हो गया है। ठीक है, तो मुक्तक काव्य कैसा काव्य है याद रखना है आपको? स्वतंत्र काव्य होता है। आइए अगला क्वेश्चन है, मधुशाला खालिस्तान काव्य है, तो मधुशाला इनमें से कौन सा काव्य है? स्वतंत्र काव्य है या मुक्तक काव्य है? तो आपको बताना है जो मधुशाला है वो कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है या प्रबंध काव्य है? तो मधुशाला किसके द्वारा लिखा गया है? हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है और यह एक कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुक्तक हो जाएगा कि मधुशाला जो है वो एक मुक्तक काव्य है। तो इसका आंसर मुक्तक हो जाएगा। याद रखना है मधुशाला किसके द्वारा लिखा गया है? हरिवंश राय बच्चन की कविता है मधुशाला, और जो है उनका एक कैसा है? मुक्तक काव्य है। तो इसका आंसर मुक्तक काव्य हो जाएगा। आइए अगला स्टार्ट करते हैं। अगला है, मुक्तक काव्य में प्रत्येक खाली स्थान का स्वतंत्र अर्थ होता है, तो प्रत्येक छंद का, मुक्तक काव्य में किसका? प्रत्येक छंद का एक अर्थ कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। तो मुक्तक काव्य अभी हम आपको बता चुके हैं कि जिसका प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र हो उसको क्या कहते हैं? मुक्तक काव्य कहते हैं। तो मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद कैसा होता है? एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, उसको हम मुक्तक काव्य कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, सूरदास के पद खालिस्तान कहलाते हैं, तो सूरदास के जो पद हैं वो मुक्तक काव्य कहलाते हैं या प्रबंध काव्य कहलाते हैं? तो सूरदास के जो
पद हैं वो मुक्तक काव्य कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मुक्तक काव्य। तो सूरदास के जो पद हैं कैसे हैं, मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान के दो भेद महाकाव्य एवं खंड काव्य हैं। तो किसके दो भेद महाकाव्य एवं खंड काव्य हैं, प्रबंध काव्य की या मुक्तक काव्य की? तो आपको इसका आंसर पता ही होगा कि यहाँ पे जो है प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। जो मुक्तक काव्य है उसके दो भेद होते हैं, पाठ मुक्तक और गे मुक्तक। तो मुक्तक काव्य के दो भेद क्या हो गए हैं, पाठ मुक्तक और गे मुक्तक। लेकिन जो प्रबंध काव्य है उसके दो भेद क्या हो गए हैं, वह है महाकाव्य और खंड काव्य। तो प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। आइए अगला स्टार्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रागात्मकता की प्रधानता वाले मुक्तक को खाली स्थान कहते हैं। तो रागात्मकता जिसमें राग होता है, तो रागात्मकता की प्रधानता वाले मुक्तक काव्य को क्या कहते हैं, तो गे मुक्तक कहेंगे। क्योंकि जिस जहाँ जो गाए जाते हैं उनको गे मुक्तक कहते हैं। और राग किस में होता है, राग गाने वाले में होता है। पाठ मुक्तक पढ़ने वाले में राग नहीं होता, राग जो होता है उस समय गाने वाले में होता है। तो रागात्मकता की प्रधानता वाले मुक्तक काव्य को हम क्या कहेंगे, गे मुक्तक कहेंगे। बिल्कुल इजी मेथड में हम आपको बता रहे हैं, तो आप याद करते जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए अगला स्टार्ट करते हैं। आचार्य भरत ने खालिस्तान काव्य की आत्मा कहा है। तो आचार्य भरत ने काव्य की आत्मा किसको माना है, तो आचार्य आप जानते हैं कि आचार्य भरत मुनि ने रसों को प्रतिपादित किया था। तो इन्होंने जो काव्य की आत्मा माना है वो किसको माना है, रसों को। तो आचार्य भरत मुनि ने रसों को काव्य की आत्मा माना है। आइए इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोविकार को खालिस्तान कहते हैं। तो आश्रय के जो मन में जो उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोविकार हैं उनको हम क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो अस्थायी मनोविकार कैसे है, अस्थायी मतलब स्थायी नहीं है। तो स्थायी भाव तो हो नहीं सकते हैं जी, क्योंकि जो स्थायी नहीं है तो क्या होगा, संचारी भाव। जो संचारी भाव है वो जो आश्रय है उसके चित्त में कैसे है, मनोविकार अस्थायी मनोविकार होते हैं। तो अस्थायी मनोविकार को हम क्या कहेंगे, अस्थायी मनोविकार को हम संचारी भाव कहते हैं। तो संचारी भाव कैसे हुए, अस्थायी मनोविकार कहलाते हैं। तो अस्थायी जो मनोविकार होते हैं वो संचारी भाव होते हैं। आइए अगला देखते हैं। भाव पक्ष में खाली स्थान प्रधान होता है। तो भाव पक्ष में क्या प्रधान होता है, तो भाव पक्ष में आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर होगा। आप इसका आंसर बताएं जल्दी कि भाव पक्ष में क्या प्रधान होता है। तो भाव पक्ष जो होता है आप जानते हैं रस प्रधान होता है। कैसा होता है, रस प्रधान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रस हो जाएगा। आइए अगला है, संचारी भाव की संख्या खाली स्थान मानी गई है। 11 है या 13 है, तो 11 नहीं है, इसकी संख्या क्या है, 13 है। आप जानते हैं जो अस्थायी मनोविकार है उनको संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव किसको कहते हैं, जो अस्थायी मनोविकार है उनको संचारी भाव कहते हैं। और इसकी जो संज्ञा है वो 33 मानी गई है। तो कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है। याद रखना संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। तो अगला है, स्थायी भाव की संख्या खाली स्थान मानी जाती है। तो आप जानते हैं रस होते हैं, जो रस हैं अब 10 हो गए हैं, बादशाह रस को मिला के 10 हो गए हैं। इसी प्रकार से जो स्थायी भाव है वो भी 10 हो गए हैं। तो जितने रस हैं उतने स्थायी भाव होते हैं। तो रस जो है 10 हैं, इसी प्रकार से स्थायी भाव की संख्या भी क्या हो गई है, 10 मानी गई है। अगला, प्रत्येक रस का एक खाली स्थान नियत होता है। तो प्रत्येक रस का एक नियत स्थायी भाव होता है। क्या होता है, प्रत्येक रस का एक नियत स्थायी भाव होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, इसका आंसर हो जाएगा स्थायी भाव। तो प्रत्येक रस का एक नियत स्थायी भाव होता है। आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। रस के प्रमुख भेद खाली स्थान है। तो रस के कितने भेद हैं, रस के 10 भेद हैं, अभी हम देख चुके हैं। रस के कितने भेद हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। तो इसकी संख्या अपनी 10 हो गई है। ये अगला क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो वीर का आप जानते हैं उत्साह होता है। तो वीर का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। और क्रोध किसका है, रौद्र का। किसका, रौद्र का जो स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है। तो तो इसका आंसर हो गया है। आइए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा है, विभाव के खाली स्थान प्रकार होते हैं। तो विभाव हुए हैं जो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ध्यान से बताना है कि आप पढ़ चुके हैं पहले कि विभाव के कितने प्रकार होते हैं। तो हम जानते हैं विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो विभाव के प्रकार कितने हो गए हैं, 2 प्रकार हो गए हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आइए अगला क्वेश्चन है आपका,
अनुभव के भेद होते हैं। तो अनुभव के कितने प्रकार होते हैं? आपको बताना है कि अनुभव के कितने प्रकार होंगे। 4 प्रकार होंगे। तो अनुभव के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। तो अनुभव के भेद कितने हैं? 4 हैं। अगला, आश्रय की बाह्य चेष्टाएं क्या है? आश्रय की बाह्य चेष्टाएं खाली स्थान कहलाती हैं। तो आश्रय की जो बाह्य चेष्टाएं हैं वो क्या कहलाएंगी? पहला है अनुभव या विभव। तो इनमें से क्या है आंसर? जल्दी बताएं। अनुभव या विभव। तो बाह्य जो चेष्टाएं होती हैं वो अनुभव कहलाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुभव हो जाएगा। तो इसका आंसर अनुभव आपका होगा। तो बाहरी जो चेष्टाएं हैं वो क्या कहलाएंगी? अनुभव कहलाएंगी। ठीक है बच्चों, याद रखना है जो बाहरी चेष्टाएं हैं, शारीरिक चेष्टाएं, बाहरी जो शारीरिक चेष्टाएं हैं वो अनुभव कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थायी भाव को जागृत करने वाली खाली स्थान कहलाते हैं। तो जो जो स्थायी भाव को जागृत करने वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो स्थायी भाव को जागृत करने वाले जो भाव होते हैं उनको हम आलम्बन भाव कहते हैं। क्या कहेंगे? आलम्बन कहेंगे। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा आलम्बन। तो स्थायी भाव को जागृत करने वाले भाव क्या कहलाते हैं? तो स्थायी भाव को जागृत करने वाले जो भाव होते हैं वो आलम्बन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, क्रोध स्थायी भाव जागृत होकर खाली स्थान रस के रूप में परिणत होता है। तो जो रौद्र होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। तो जो रौद्र रस उत्पन्न होता है, तो क्रोध किसे क्या होता है? रौद्र रस स्थायी भाव उत्पन्न होता है। अगला, व्यंग्योक्ति को पढ़कर, देखकर या सुनकर खाली स्थान की निष्पत्ति होती है। तो कोई भी व्यंग्योक्ति है, आप व्यंग्य के माध्यम, व्यंग्य जो कोई आप देखते हैं या देखकर या सुनकर या पढ़कर आपको कौन सा रस उत्पन्न होता है? तो आप इसका आंसर स्वयं लगा सकते हैं कि कोई व्यंग्य यदि आपसे कहे तो आपको हंसी आ जाएगी, तो क्या है? हास्य रस उत्पन्न हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? हास्य। व्यंग्य का मतलब होता है कोई चुटकुला या जोक, या कोई जोक कहे आपसे तो आपको हंसी आ जाती है ना, तो बस वही क्या है? स्थायी, वही रस उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हास्य रस हो जाएगा कि कोई व्यंग्य यदि आपसे कहेगा तो कौन सा रस उत्पन्न होगा? हास्य रस उत्पन्न हो जाएगा। तो इसका आंसर अपना हास्य रस हो गया है। आइए इसी प्रकार से अगला देखते हैं, शब्द एवं अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अलंकारों को खाली स्थान कहते हैं। अलंकरण को, शब्द और अर्थ की जो शोभा बढ़ाए उनको हम क्या कहते हैं? तो शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलंकार हो जाएगा। तो इसका आंसर अपना अलंकार है कि शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अलंकरण, अलंकार मतलब शब्द, शब्दों को क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला हमारा क्वेश्चन है, खाली स्थान अलंकार में अनिश्चित की स्थिति बनी रहती है। तो अलंकारों में काय की अनिश्चित की स्थिति बनी रहती है? संदेह की स्थिति बनी रहती है। तो खाली स्थान अलंकार में अनिश्चित की, तो संदेह अलंकार में अनिश्चित की स्थिति बनी रहती है। तो कौन से अलंकार में अनिश्चित की स्थिति बनी रहेगी? तो अनिश्चित की स्थिति जो है वह संदेह अलंकार में बनी रहेगी। आइए इसी प्रकार से अगला है, तो ये अगला क्वेश्चन है, जहां अगला क्वेश्चन है हमारा कि जहां कथन में शब्दगत और अर्थगत दोनों प्रकार का चमत्कार सौंदर्य बढ़ रहा है वहां कौन सा अलंकार होगा? तो जहां पर शब्दगत और अर्थगत दोनों प्रकार का चमत्कार हो रहा है उसको हम कौन सा अलंकार वहां पे कहेंगे? तो उसमें हम उभयालंकार कहेंगे। जहां पे दोनों 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 से चमत्कार और सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, मतलब शब्दों से और अर्थ दोनों से अलंकार उत्पन्न हो रहा है, उसको हम उभयालंकार कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उभयालंकार हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा उभयालंकार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? तो किसी विशेष समानता के कारण क्या है? दूसरी वस्तु का आपको भ्रम हो जाए तो वहां पे इनमें से कौन सा अलंकार होगा? तो आपको बताना है कि किसी विशेष समानता के कारण दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए उसको हम भ्रांतिमान अलंकार कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार इसका आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि दूसरी वस्तु का क्या हो रहा है? भ्रम। वो भ्रम हो रहा है तो कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है। आइए अगले क्वेश्चन है, कब का शरीर खाली स्थान कहा जाता है? कब का शरीर हम किसको कहते हैं? अलंकार को कहते हैं या छद्म को कहते हैं? तो आप जानते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। तो क्या है, जो जो शरीर है काव्य का वो क्या है? अलंकार कहे जाते हैं। तो काव्य का शरीर किसको कहा जाएगा? अलंकार को कहा जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन है, उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। उपमान की अपेक्षा किसको बड़ा चढ़ाकर बताया जाए? उपमेय को बताया जाए, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? तो उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहां पे होता है कौन सा अलंकार? बताइए जल्दी आप लोग, वहां पे कौन सा अलंकार होगा? तो उपमान की अपेक्षा यदि उपमेय को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बताया जाए तो यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? व्यतिरेक अलंकार होगा। ये अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अथवा में इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको बताया गया है। जहां उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पे व्यतिरेक अलंकार होगा। जो उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर भी व्यतिरेक अलंकार होगा। तो इन दोनों में कौन सा आंसर होगा? व्यतिरेक अलंकार होगा। और ये अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, छंद शब्द में पद का आयत खाली का आयत छंद का खाली स्थान भाग होता है। तो जो इसमें कौन सा भाग होता है? तो जो छंद है, वो जो कोई पद है, छंद शास्त्र में जो पद होता है, पद का आयत छंद का खाली स्थान भाग होता है। तो कौन सा भाग? चतुर्थ भाग होता है। तो जो पद है वो छंद का कैसा भाग है? चतुर्थ भाग कहलाता है। किसमें? जो छंद शास्त्र है उसके अंतर्गत बात कही गई है। ये अगला है, एक छंद में खाली स्थान से अधिक चयन हो सकते हैं। तो एक छंद में किससे ज्यादा जो चयन अधिक चयन हो सकते हैं? तो दो से ज्यादा चयन हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दो हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान वर्णों का एक गण होता है। तो इनमें से वर्णों का गण क्या होगा? वर्णों के गण कितने होते हैं? तो वर्णों में तीन गण होते हैं। अगर हम तो वर्णों में कितने गण होते हैं? तीन गण होते हैं। एक गण होता है कितने का? तीन का। जैसे हम कहें यगण, या ग यगण कितने शब्दों का हो गया है? तीन शब्दों का हो गया है। अगला है, छंद में हस्य को लघु कोमा दीर्घ को खाली स्थान कहा जाता है। तो हस्य को लघु कहा जाता है और दीर्घ को गुरु कहा जाएगा। गुरु मतलब बड़ा कहा जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गुरु कहा जाता है। जिस प्रकार के हस्य को लघु कहेंगे उसी प्रकार दीर्घ को हम गुरु कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुरु हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, जिस छंद में मात्राएं गिनी जाती हैं वहां क्या कहलाता है? तो आप जानते हैं कि मात्रिक छंद कहलाएगा। जो मात्राओं की गिनती होती है वो मात्रिक छंद, और जहाँ पे वर्णों की गिनती होती है वो वर्णक छंद होते हैं। तो यहाँ पे किसकी गिनती हो रही है? मात्राओं की गिनती हो रही है। तो कौन से छंद कहलाएंगे? मात्रिक छंद कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान सवैया की प्रत्येक चरण में 7 भगण और 2 गुरु होते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? तो जैसे मात्रिक छंद में, किसमें? मात्रिक छंद में सवैया में, जो मात्रिक सवैया छंद है में प्रत्येक चरण में 7 भगण और 2 गुरु होते हैं। तो याद रखना है कि जो सवैया छंद है कौन सा है? सवैया के कैसा छंद है? तो सवैया एक मात्रिक छंद है। तो जो सवैया है एक मात्रिक छंद होता है। तो सवैया कैसे छंद है? सवैया जो है वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 7 भगण और 2 गुरु होते हैं सवैया छंद में। तो कैसे हैं? सवैया मात्रिक छंद कहलाते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतगंध में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में खाली स्थान वर्ण होते हैं। तो मतगंध जो छंद है इसमें कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें आपके जो 23 वर्ण होंगे। कितने वर्ण? 23 वर्ण होंगे। तो मतगंध में जो होते हैं 4 चरण होते हैं और कितने वर्ण होते हैं? कुल मिला के 23 वर्ण होते हैं। अगला 22 से 26 मात्राओं वाले छंद को खाली स्थान कहा जाता है। तो जिसमें 22 से 26 मात्राएं होती हैं उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सवैया छंद कहेंगे। तो सवैया एक मात्रिक छंद है। इसमें क्या 22 से लेके 26 मात्राएं हो सकती हैं। तो सवैया में कितने? 22 से लेके 26 मात्राएं होती हैं। आइए अगला देखते हैं हम, जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो जो जोश और ओज गुण उत्पन्न करे उसको हम क्या कहेंगे? तो आपको बताना है, जो काव्य में जोश और ओज गुण उत्पन्न करे उसको ओज ही कहेंगे। आप जानते हैं इसका ऑप्शन इसी की करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओज गुण हो जाएगा। जो जोश और ओज उत्पन्न कहता है उसको ओज गुण कहते हैं। तो इसका आंसर ओज गुण हो जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंगार शांत कर्ण में विशेष रूप से खाली स्थान पाया जाता है। तो जहाँ श्रृंगार होता है, शांत होता है, कर्ण होता है, में विशेष रूप से कौन सा जो गुण है पाया जाएगा? तो इसमें माधुर्य गुण पाया जाएगा, क्योंकि जहाँ पे शांत है, श्रृंगार है और कर्ण है, यहाँ तीनों पे क्या है? माधुर्य गुण का कहलाएगा, प्रसाद गुण नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे कौन सा गुण होगा? माधुर्य, मधुरता का वर्णन होगा। श्रृंगार रस में तो आप जानते हैं मधुरता का वर्णन होता ही है। इसी प्रकार से जो शांत रस है वो भी माधुर्य गुण माना जाता है, और जो ओज गुण है वो जो कर्ण रस है वो भी माधुर्य गुण माना जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? माधुर्य गुण आंसर हो जाएगा। तो इसमें अपना माधुर्य गुण हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, खाली स्थान में ओज गुण है। कौन सा गुण है? तो यहाँ पे अपन को बताता है कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। इसमें हमें जो है बताना है कि इनमें से कौन सा गुण है। तो यहाँ पे प्रसाद गुण माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे कुछ मांगा, मतलब देने की बात कीजिए कही जा रही है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको क्या दीजिए? ज्ञान दीजिए। मतलब हमें कहा गया है, प्रसाद की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा गुण होगा? प्रसाद होगा। कौन सा गुण होगा? यहाँ पे प्रसाद गुण होगा। जहाँ पे मधुरता का वर्णन हो वहाँ पे माधुर्य गुण होता है, और जहाँ पे किसी कोई चीज लेने की बात हो रही है तो भगवान से हम मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से हम क्या है? प्रसाद मांग रहे हैं, तो प्रसाद का गुण होगा। आप प्रसाद से समझ लें कि प्रसाद हम लेते हैं, यहाँ पे भी लेने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पे कौन सा गुण होगा? प्रसाद गुण हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। खाली स्थान में टावर्ग का तथा संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो किसमें टावर्ग का या संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग किया जाता है? तो ओज गुण में टावर्ग का और संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो ओज गुण हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं हम। अगला है, रौद्र वीर और वात्सल रसों में खाली स्थान पाया जाता है। तो रौद्र में या वीर में या वात्सल रस में क्या पाया जाएगा? माधुर्य या ओज गुण, इनमें से हमें बताना है कि माधुर्य गुण पाया जाएगा या ओज गुण पाया जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो आप जानते हैं, ओज गुण होगा। कि वीर में, रौद्र में और वीरभत्स रस में जो है कौन सा गुण पाया जाएगा? ओज गुण पाया जाएगा। आइए अगला है, अगला देखेंगे हम। काव्य में बिंब को खाली स्थान माना जाता है। तो जो काव्य होता है उसमें जो बिंब होते हैं, तो काव्य में बिंब को क्या माना जाता है? तो काव्य में बिंब को माना जाएगा अपना शब्द चित्त। तो काव्य में बिंब को क्या माना जाएगा? काव्य में बिंब को शब्द चित्त माना जाता है। तो काव्य में बिंब को क्या माना जाता है? शब्द चित्त माना जाता है। आइए अगला देखते हैं। बिंब, अगला है, बिंब के भेद खाली स्थान होते हैं। तो बिंब के कितने भेद होते हैं? तो बताना है आपको कि बिंब के कितने भेद होंगे। तो बिंब के हमारे 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो बिंब के आपके 3 भेद हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा, बिंब के कितने भेद होंगे? 3 भेद हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा 3। आइए अगला देखते हैं। विधान हिंदी साहित्य में कविता की खाली स्थान है। तो जो विधान हिंदी साहित्य है, तो इस विधान हिंदी साहित्य में कविता की खाली स्थान कौन सी शैली है? तो यहाँ पे एक शैलीय भाषा का प्रयोग किया गया है। तो एक शैली है, क्या है? विधान जो हिंदी साहित्य है इसमें एक शैली है। क्या है? एक शैली होती है। आइए अगला, अगला जो है हमारा, बिंब शब्द अंग्रेजी के खाली स्थान का हिंदी रूपांतरण है। तो जो बिंब होता है वो किसका रूपांतरण होता है? वो इमेज का रूपांतरण होता है। बिंब कहते नहीं, हम इमेज को कहते हैं, फोटो को। तो इमेज आपकी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक बिंब दिखाया गया है, मतलब बिंब होता है। अगला है, काव्य में कार्य के मूर्तिकरण के लिए सटीक खाली स्थान होती है। तो बिंब जो काव्य होता है इसमें मूर्तिकरण के सटीक खाली स्थान होता है। तो मूर्त सटीकरण माने जो क्या होता है? तो बिंब योजना होती है, इमेज योजना होती है। तो मूर्तिकरण मतलब है सजीवर जो दिखता है। तो वही क्या है? चित्त के रूप में तो दिखता है, मूर्ति जो है चित्त के रूप में दिखती है। तो क्या कहलाएगा? बिंब। बिंब मतलब इमेज। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका रिक्त स्थान सभी पूरे हो गए हैं। लास्ट है, पश्चात
काव्य शास्त्र में खाली स्थान को कविता का अनिवार्य अंग माना जाता है। तो इसमें काव्य शास्त्र में किसको कविता का अनिवार्य अंग माना जाएगा? तो इसका आंसर अपना हो जाएगा बिंब। क्या हो जाएगा? बिंब। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, हट गए हैं, तो आप आंसर लगा लें बिंब। क्या वाला माना जाएगा? बिंब माना जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं एक ही वीडियो में। तो आप रिक्त स्थान जितने भी थे इसमें सभी रिक्त स्थान हमने कवर कर लिए हैं। और यह जो रिक्त स्थान है आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहे और बिल्कुल भी मिस ना करें। और इसी प्रकार से हम आपके लिए आगे भी जो हमारे सत्य सत्य हैं और जो जोड़ियां हैं और एक शब्द में उत्तर हैं, इसी चैप्टर के संबंध में हम सभी लेकर आएंगे, जिससे आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहें। हम अगले वीडियो में आपके लिए जो सत्य सत्य हैं और जोड़ियां हैं लेकर आएंगे। तो आप पुराना वीडियो भी देखिए, क्योंकि उसमें हमने आपको बहुविकल्पीय सभी क्वेश्चन हल करवा दिए थे। इसमें हमारे ऑब्जेक्ट हल हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।